हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो स्टूडेंट, एक बार फिर हम करने जा रहे हैं आपके होम साइंस के 100 सीरीज़ के क्वेश्चन, जहां पे हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये जो 100 क्वेश्चन हैं, इनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 50-50 क्वेश्चन हम पर डे करेंगे। तो ये जो आपकी क्वेश्चनों की सीरीज़ है, यहाँ पे एक आपको फ़ायदा मिलता है कि ये आप एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर का सिलसिला होता है। क्वेश्चन आते हैं आपके सामने और आपको आंसर देना होता है। तो एक तरीके से आपको अपने आप को टेस्ट करना होता है कि आपने कितने क्वेश्चन इनमें से 50 क्वेश्चन में से सही किए हैं। स्पेशली मैं बात करूँ तो जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या DT+P, या इवन मैं बात करूँ LT, और इवन जो आपके नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी आज का ये जो सेशन है वो रहेगा। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेज आएँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। तो आप सभी रेडी हैं आंसर देने के लिए? मेरे साथ साथ आप सभी भी आंसर कीजिएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और फिर आप काउंट कीजिएगा कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। सो क्वेश्चन है आपका कि वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। आपके ऑप्शंस हैं श्वसन अंग, बी है उत्सर्जी अंग, सी है पाचन अंग, और डी है कोई नहीं। तो बताइएगा, वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट यानी जो वेस्ट जो पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं, तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ज़्यादा समय मत लीजिएगा, चाहे तो आप थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट जाने वाली हूँ इस वक्त। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट, आई होप आप सभी ने दे दिया होगा, ऑप्शन बी उत्सर्जी अंग आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो आपकी जो रुधिर है उसकी शुद्धि, ठीक है, प्यूरिफिकेशन किस अंग में होता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है पाचन तंत्र, बी है फुफ्फुस, उसके बाद सी ऑप्शन है आपका श्वास प्रणाली में, और डी है आपका हृदय में। तो बताइएगा, जो रुधिर की शुद्धि है वो किस अंग में होती है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फुफ्फुस यानी लंग्स में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, न्यूरॉन क्या है? ठीक है, न्यूरॉन क्या है? आपके ऑप्शन है ए, यह एक प्रकार की तांत्रिक है, ठीक है, बी है तंत्रिका कोशिका में पाया जाने वाला द्रव पदार्थ है, सी है यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, और डी है पतले भागों का एक जाल है। बताइएगा, ठीक है, कि ये क्या है, न्यूरॉन क्या है? यहाँ पे वैसे एक प्रकार की तंत्रिका होना चाहिए था, तांत्रिक लिखा हुआ है, कोई नहीं। आप राइट आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। तो न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन है आपका यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं। तो मस्तिष्क की जो तीनों झिल्लियां हैं उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संयुग्मन, बी है फिशर, सी है मेनिडीज, और डी है माइलिन। बताइएगा, जो मस्तिष्क की तीनों झिल्लियां हैं उनके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो इनके जो संयुक्त रूप है उनको कहा जाता है ऑप्शन सी यानी मेनिडीज, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट है हार्मोन्स की उपयोगिता है। तो हार्मोन्स की उपयोगिता क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं शरीर को बलवान बनाना, बी है शरीर को सुंदर बनाना, सी है शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका हार्मोन्स है उसकी उपयोगिता आपसे पूछी गई है, और इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बताइएगा स्टूडेंट, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में क्या देना, एक तरीके से योगदान देना आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
नलिका विहीन ग्रंथि है, तो जो आपकी नलिका विहीन ग्रंथि है वो कौन सी है? ऑप्शंस हैं पीयूष, बी है थाइमस, सी है एड्रिनल और डी है इनमें से सभी। तो नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन और बताइएगा। देखो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे बट इजी है नहीं, ठीक है। इन क्वेश्चनों में आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं लगा पाते हो, अगर आपने स्टडी की है तो ही आप आंसर दे पाओगे, इनमें ये थोड़ा सा खास चीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका पीयूष भी है, थाइमस भी है, एड्रिनल भी है, यानी ऑप्शन जो डी है इनमें से सभी, ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7, कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ये, मतलब एक खिड़की तथा एक दरवाजा, बी है एक खिड़की एक रोशनदान और एक दरवाजा, सी है पारगामी संवातन व्यवस्था और डी है कूलर की व्यवस्था। तो कमरे के अच्छे संवातन के लिए क्या आवश्यक है? ये आपके जो चारों ऑप्शंस हैं उसमें से बताइएगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा स्टूडेंट, मैं एक बात आप सभी को बताऊं कि जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तब मैं आपको स्पेशली जो क्वेश्चंस होते हैं यूजीसी नेट लेवल के वो मैं कराती हूं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए इसलिए कह रही हूं ताकि जो स्टार्टिंग फेज में हैं, जो न्यू लर्नर हैं, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको एक तरीके से बेसिक से स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा हो जाएगा उनका, क्योंकि एकदम से डिफिकल्ट क्वेश्चन पे हम जंप करेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है इनको भी आप साथ में करते जाइए। यहाँ जो आपका आंसर है वो है आपका बी, एक खिड़की एक रोशनदान व एक दरवाजा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अब बढ़ते हैं प्रेम विवाह, जो वर्तमान समय में काफी बढ़ चुका है ना। तो प्रेम विवाह का परंपरात्मक जो नाम है वो आपको बताना है, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह या फिर प्रजापत विवाह। अगर आपने दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पढ़ी हो, इंटर में हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो वहां पे जो उनका विवाह था वो आप जानते हैं कौन सा विवाह था? गंधर्व विवाह था, जिसे हम प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होते हैं। तो कौन सा कार्य है जो गुर्दे से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, बी है प्रजनन क्रिया का नियंत्रण, सी है रक्त से यूरिया को अलग करना और डी है उपरोक्त सभी कार्य। देखिएगा क्वेश्चन, बताइएगा आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, रक्त से यूरिया को क्या करना? अलग करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल ग्रंथियां, जो आपकी लाल ग्रंथियां हैं उनके एंजाइम पाचन करते हैं वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर विटामिन का। तो यहाँ पे जो लाल ग्रंथियां हैं एंजाइम पाचन करते हैं किस चीज़ का? तो ये है आपका सी, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। किसका? आपका कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, हीमोफीलिया वह बीमारी है जो, तो हीमोफीलिया वह बीमारी है जो ऑप्शन ए वंशानुगत गुणों के कारण होती है, बी है प्रदूषित पानी से होती है, सी है हड्डियों को कमज़ोर बनाती है और डी है जोड़ों को प्रभावित करती है। तो जो हीमोफीलिया है वह यह बीमारी है जो किससे रिलेटेड है? आपकी वंशानुगत गुणों के कारण होती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। ये क्या है? आपका वंशानुगत गुणों के कारण होती है, याद रखिएगा, हेरिडिटी से रिलेटेड है आपका। चलिए नेक्स्ट, कंकाल सिस्टम निम्न में से किन खनिज लवणों से बना है? तो जो आपका कंकाल तंत्र है, ठीक है, वो किन खनिज लवणों से बना है? कैल्शियम, बी है कैल्शियम व फास्फोरस, सी है फास्फोरस और डी है मैग्नीशियम।
तो जो आपका कंकाल सिस्टम है वो किन खनिज लवणों से बना है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम व फास्फोरस आपका राइट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एस्फिक्सिया, बी है लकवा, सी है बेरी, डी है एनीमिया। तो देखो बी सी डी के बारे में आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, एनीमिया लौह तत्व की कमी से, लकवा पैरालाइज कर जाती है, बॉडी एकदम से वर्क करना बंद कर देती है एक तरीके से, वो भी आप जानते हैं। और कई बार कुछ ऐसी प्रकार की दालें भी आती हैं मिलावट वाली, खेसारी की दाल जैसे कह दो, उसमें भी लकवा बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है और ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन ए एस्फिक्सिया। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं, आपके ऑप्शंस हैं मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, बी है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, सी है दांत में और डी है किसी में नहीं। तो जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं उनका आपको आंसर देना है, बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, तो बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में। चलिएगा नेक्स्ट, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। तो मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है स्नायु ऊतक, बी है ऐच्छिक, सी है पेशी और डी है उपकला। बताइएगा आंसर क्या होगा। देखिएगा जो स्टूडेंट DSSB की तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस कराती हूँ काफ़ी कंबाइंड करके कराती हूँ। तो स्पेशली उन लोगों के लिए भी अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जिससे उनको थोड़ा सा हेल्प मिले, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ या न्यू पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली 100 सीरीज तो हम चला ही रहे हैं, वो भी उनको हेल्प करेगा। एंड UGC नेट का पेपर भी काफ़ी करीब है, दिसंबर 31 से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपका क्लास चल रहा है। पेपर 1 भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो इस चीज़ को लेकर चल रही हूँ। बट बेसिकली मैं लेकर ज़रूर आऊँगी क्वेश्चन आंसर, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए स्नायु ऊतक। बाकी जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप मेरी पिछली जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, वहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। वो चाहे आपका UGC नेट हो, TGT PGT हो या DSSB हो, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है। तो अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है? ऑप्शन ए सिर, बी है धड़, सी है अग्राम और डी है रक्तकण। ये कुछ थोड़ा सा अलग ही लग रहा है ऑप्शन, बाकी ऑप्शन देख के आप बताइए कि आंसर क्या होगा। अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है? यहाँ पे जो है आपका रक्तकण, ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ मुझे अग्राम में भी थोड़ा सा डाउट है, ये पता नहीं क्या है, ठीक है। बाकी सिर और धड़ आपका कंफर्म है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको सारे ऑप्शन आराम से दिखें। चलिएगा, जल की कठोरता का कारण है। तो जो आपकी जल की कठोरता है उसका कारण है, आपके ऑप्शन हैं जल की क्लोरीन गैस का पाया जाना, बी है जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पता एक तरीके से पाया जाना, सी है जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना और जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना। तो जल की कठोरता का जो स्टूडेंट कारण है वो आपको बताना है, बताइएगा।
यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर होगा आपका डी, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा अथवा सल्फेट का पाया जाना। ऑप्शन जो डी है वो आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध जल होता है। 18 क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है। आपके ऑप्शंस हैं मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन, बी है खारा तथा गंधहीन, सी है स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन, और डी है आपका मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। तो आपको बताना है शुद्ध जल होता है। ये वैसे क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, और कई सारे लोगों ने तो बिल्कुल याद ही कर लिया होगा कि जो आपका जल है वो क्या है आपका स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, बी है खान पान को, सी है यातायात के साधनों को, या फिर डी है उपर्युक्त सभी को। तो जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी को, यानी जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को और यातायात के साधनों को भी इफेक्ट करता है। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तीनों आपके सही हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो जो आपका पर्यावरण है वो इनडायरेक्टली जो प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसको आपको पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, बी है जन सामान्य की कलाओं पर, सी है जन सामान्य के साहित्य पर, और डी है उपर्युक्त सभी पर। बताइएगा, पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका ए भी सही है जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, बी भी सही है जन सामान्य की कलाओं पर, सी भी सही है जन सामान्य के साहित्य पर, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा उपर्युक्त सभी पर। ठीक है, चलिएगा। ये क्वेश्चन तो इजी है, आप आराम से आंसर देंगे। ध्वनि या शोर की इकाई है, ठीक है, कैलोरी, मीटर, डेसिबल या फिर डेसीमीटर। तो जो आपका यूनिट है साउंड का, नॉइस का, वो आपको बताना है। आपका क्या है, डेसिबल है। ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ब्लड कैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, बी है हड्डी की टूटे या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सी है सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, या फिर डी है घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। तो ब्लड कैंड्रिल का जो यूज़ किया जाता है वो किन रोगियों के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं बात करूँ आपके करेक्ट आंसर की, सो राइट आंसर है हड्डी की टूटे या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन बी टिक किया है उनका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है। तो अगर पैर की हड्डी टूट गई है तो क्या प्रयोग किया जाता है, ब्लड कैंडल, बी है फ्रैक्चर बोर्ड, सी है उपर्युक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आंसर ज़रूर दिया करें, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी क्वेश्चन के आंसर आप मतलब करो भाई, 50 क्वेश्चन के आंसर टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट आप कॉपी में तो आप काउंट कर ही सकते हो। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करो। उससे क्या होगा, यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको परमानेंटली याद रहेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी। तो चाहे आप बाद में भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आंसर करने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा उपयुक्त दोनों, ठीक है, बोथ सही है, यानी ब्लड कैंडल भी और फ्रैक्चर बोर्ड भी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट है बचत का सही विनियोग है। तो बचत का सही विनियोग है ऑप्शन ए ब्याज पर धन देना, बी है कोई वस्तु खरीद कर रखना,
सी है बचत पत्र खरीदना और डी है बचत खाते में जमा करना। तो बचत का सही विनियोग है आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर है ऑप्शन सी बचत पत्र खरीदना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है बजट का प्रमुख प्रयोजन है। तो जो आपका बजट है उसका जो मेन पर्पस है वो आपको बताना है। भविष्य की आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए हम बचत करते हैं, मनोरंजन के लिए, या फिर सी है विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और डी है सुख प्राप्ति के लिए। बताइएगा। तो जो बजट किया जाता है, मतलब आप बजट का जो मेन पर्पस होता है वो नेचुरल सी बात है, किस लिए होता है, ताकि भविष्य की आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए हम थोड़ा सा सेविंग कर सके, ताकि इमरजेंसी में वो चीज़ें काम आए, हमारे भविष्य के लिए हमारा जो भविष्य है वो सेफ हो। ठीक है, इसलिए, नहीं तो आज ही हम कमाएं और आज ही हम खर्चा कर दे तो आगे का जीवन क्या हो भगवान जाने। डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है। तो डाकघर में अगर आवर्ती जमा खाता आप खोल रहे हैं तो कितने ईयर के लिए होगा ये, 1, 2, 3 या फिर 5। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है 5। ठीक है, 5 ईयर के लिए। नेक्स्ट, भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। तो भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं आकस्मिक संकट में, बी है सामाजिक प्रतिष्ठा में, सी है मनोरंजन हेतु, और डी है राष्ट्रीय विकास कार्यों में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका राष्ट्रीय विकास कार्यों में। ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास कार्यों में। चलिएगा नेक्स्ट, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अत्यधिक मेहनत, बी है सुंदरता, सी है अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, और डी है परिवार की सदस्यों की संख्या। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए जो आपका अनिवार्य है वो आपको बताना है। एंड यहाँ पे साफ साफ आपको आंसर पता चल रहा होगा कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, अभिरुचि तथा सौंदर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आप सभी के सामने, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। तो अगर आप फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रख सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं, कैसे। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं पानी में थोड़ी चीनी डालकर, बी है पानी में थोड़ा नमक डालकर, सी है फूलदान को धूप में रखकर, या फिर फूलदान को छाया में रखकर। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका फूलदान में जो फूल हैं वो अधिक समय तक फ्रेश रहे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है आपका पानी में थोड़ी चीनी डालकर। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कुएं के पानी की शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। तो आपके कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट, बी है आपका सोडियम क्लोराइड, सी है जिंक ऑक्साइड, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुएं के पानी की शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है, तो उसमें जो मिलाया जाता है स्टूडेंट वो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उसमें आपके जो कुएं के पानी में उनको शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट 31, मोतीझरा जिसे टाइफाइड कहते हैं का संक्रमण काल होता है। तो उनका संक्रमण काल क्या है, 2 से 7 दिन, बी है 9 से 13 दिन, सी है 7 से 21 दिन, और डी है 15 से 30 दिन। बताइएगा आंसर क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाता है 7 से 21 दिन। 7 से 21 दिन। चलिएगा नेक्स्ट 32,
अब ये क्वेश्चन आ गया है आपका 1 करोड़ रुपए के लिए तो केबीसी जैसा खेल रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं, तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं खाने का सोडा मिलाकर, बी है ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर, सी है खाने का नमक मिलाकर, डी है चूने का पानी मिलाकर। बताइएगा आंसर क्या होगा। लगातार क्वेश्चन आंसर करने से भी आप थोड़ा सा हो सकता है बोर हो गए हो, तो इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा है ना मजाक कर रही हूँ। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी दिवाली बड़ी दिवाली से कितनी छोटी है इसका आंसर बताइए स्टूडेंट, क्या हो सकता है। चलिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपकी करेक्ट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका चूने का पानी मिलाकर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो उसको कैसा भोजन आप दोगे, कैसा आहार दोगे। ऑप्शन ए है पौष्टिक तथा गरिष्ठ, बी है हल्का तथा सुपाच्य, सी है मिर्च मसालेदार और डी है कोई भी नहीं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी व्यक्ति बीमार हो रहा है, चाहे वो टाइफाइड से हो चाहे अलग चीज से हो, बीमारी में हमेशा ही हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए ताकि वो आसानी से पचा सके, पचने योग्य भोजन हो और हल्का हो, थोड़ा सा हैवीनेस ना लगे उनको। मिर्च मसाले वाली चीज़ें तो वैसे भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। तो अगर आप मक्खियों को नष्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन ए है DDT, बी है ब्लीचिंग पाउडर, सी है आयोडीन और डी है इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन ऐसा जरूर रहता है जिसमें लिखा हो इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं कोई चूज नहीं करता है, ज्यादातर केसेस में वो सही होता भी नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट है, DDT का छिड़काव किया जाता है। बहुत सारी देखिए ना मक्खियां वगैरह आसपास आने लगती हैं तो उससे ये होता है, सही होता है। नेक्स्ट 35, अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है। जो अतिसार है वो किस ऋतु में अधिक फैलता है। आपका वर्षा, बी है शीत, सी है गर्मी और डी है तीनों में। बताइएगा अतिसार जो है वो किस ऋतु में अधिक फैलता है। बताइएगा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गर्मी में। ठीक है, समर। चलिए नेक्स्ट है, नाक से रक्तस्राव होने पर, अगर जैसे नाक से खून निकल रहा है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपके जो ऑप्शंस हैं वो है घायल को उल्टा लिटा देना चाहिए, बी है कुर्सी पर बैठकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए, सी है पीली पट्टी सुंघा देनी चाहिए और डी है जूता सुंघाना चाहिए। वाह, स्टार्टिंग के उसमें होता था जब कोई बेहोश हो जाता था तो ऐसी चीजें करते थे लोग, बट अभी ऐसा सब चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, ऑप्शंस भी अजीब हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर है कि अगर नाक से ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसको आ रहा है तो वहां पे आप क्या करेंगे कि कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए, ताकि जो होता है हम थोड़ा सा सर उनका उल्टा कर देते हैं, मतलब उल्टा का मतलब पूरा उल्टा नहीं, मतलब थोड़ा पीछे की तरफ कर दे तो जो बह रहा है, जो ब्लड निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाता है, धीरे धीरे सही हो जाता है, तो वो आप करेंगे। नेक्स्ट है, धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर, बी है काला मटमैला रुधिर, सी है हल्का नीला रुधिर और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है, आपके ऑप्शंस दिए हैं, बताइएगा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 37 का जो राइट आंसर है वो है आपका शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है चोट को ढकने के लिए, बी है टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, सी है रक्तस्राव रोकने के लिए और डी है रोगी को सीधा रखने के लिए। तो जो आपका खपच्ची लगाई, खपच्ची आपने देखी है कभी, ठीक है, जो पैर में ऐसे लगाते हैं,
तो वो किस लिए लगाते हैं? टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 39 आपका क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक विष होता है? ये वाला विष नहीं, वो दूसरा विष है। ठीक है, तो सबसे जो आपका खतरनाक जो विष है, विष में ये होगा। ठीक है, होता है वो है नींद लाने वाली दवा, बी है जलने वाले अम्ल, सी है आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, और डी है मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। बताइएगा, जो सबसे खतरनाक विष होता है वो होता है स्टूडेंट आपका मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं का प्रभाव डालने वाला विष। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, दांत के दर्द में किसको लगाने में आराम मिलता है? अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो क्या चीज़ ऐसा लगाएंगे जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा? लौंग का तेल, बी है तिल का तेल, सी है मूंगफली का तेल, या फिर तीनों? तो क्वेश्चन इजी है, आराम से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो होता है आपका लौंग का तेल। ठीक है, लौंग का तेल लगाने से या लौंग को मुंह में दबाने से भी जो आपके दांत में दर्द होता है, आजकल तो दांत बहुत जल्दी लोगों के खराब हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एक चीज़ और है, सेंसोडाइन टूथपेस्ट आता है, उसको भी लगा के जो दर्द वगैरह है उससे थोड़ा सा मतलब हेल्प मिलती है। अगर मैं कहूँ जैसे पर्सनली अगर किसी को दर्द वगैरह हो रहा हो दांत में, तो सेंसोडाइन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें रेगुलर बेसिस पे 2 बार, सुबह और रात को सोने से पहले, तो धीरे धीरे करके सही हो जाता है। बाकी जो ऑप्शन सही है वो है लौंग का तेल। ठीक है, नेक्स्ट है, विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है। अगर किसी ने विष खाया है, पॉइजन, ठीक है, उनकी व्यक्ति की पहचान क्या है? ऑप्शन ए है पुतलियां का सिकुड़ जाना या फैल जाना, बी है व्यक्ति को नींद आना, सी है बुखार आना, और डी है व्यक्ति का चिल्लाना। तो अगर किसी ने विष खाया है तो व्यक्ति की पहचान क्या होगी? जो उनकी पुतलियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी और या फैल जाएंगी। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट है, कृमि होने पर देते हैं। अगर किसी को कृमि हो गया है तो उस वक्त क्या देते हैं? श्रीफल के बीज, बी है टमाटर के बीज, सी है पपीते के बीज, या फिर डी है धतूरे के बीज। धतूरा का बहुत खतरनाक होता है, बताइएगा। तो यहाँ पे धतूरे का अगर कोई सेवन कर लेता है तो पागल भी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे जो आपका है पपीते के बीज, कृमि होने पर पपीते के बीज देते हैं। चलिएगा, सूखी पट्टी की जाती है, ठीक है, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, हवा रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, या फिर घाव को रोकने के लिए। घाव को कैसे रोकेंगे? ऑप्शंस भी कैसे हैं? सूखी पट्टी की जाती है तो यहाँ पर घाव पर दबाव डालने के लिए। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। कौन से कार्य होते हैं? परिवार नियोजन, बी है प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, सी है माता एवं शिशुओं की देखभाल, या फिर डी है उपर्युक्त सभी। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर कौन से कार्य होते हैं वो आपको बताना है। तो आपका परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता और शिशु की देखभाल, ये सभी कार्य होते हैं। सो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट 45, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? तो प्रजनन शक्ति में अगर कमी होती है तो कौन से विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन ए, डी, ई, या फिर के? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, या फिर विटामिन के। तो जिसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं वो है आपका ऑप्शन ई,
करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो है आपका राइट आंसर, यानी प्रजनन शक्ति में कमी होती है आपके विटामिन ई के अभाव में। नेक्स्ट, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है आपके पित्त रस में, बी है जठर रस में, सी है लार में, या फिर डी है अग्नाशय में। तो आपका जो पेप्सिन नामक एंजाइम है वो आपका पाया जाता है जठर रस में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जठर रस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम है। तो जो स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम हैं वो कौन से हैं? लाइपेज, बी है रेनिन, सी है टॉयलिन और डी है पेप्सिन। बताइएगा 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टॉयलिन। चलिएगा, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? तो जो आपका यकृत है यानी जो लिवर है वो अतिरिक्त शर्करा को, ठीक है, जो एक्स्ट्रा आपका शुगर है उसको किस वस्तु में बदल देता है? आपका है मंड, बी है सेलुलोज, सी है एंजाइम और डी है ग्लाइकोजन। ठीक है, बताइएगा जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो वो होगा आपका ग्लाइकोजन। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने या बढ़ाने की संभावना होती है? अगर मतलब जैसे धूम्रपान करते हो, सिगरेट वगैरह जो पी जाती है, उससे कौन सा रोग बढ़ने की संभावना होती है, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं अतिसार, बी है कैंसर, सी है बुखार और डी है आपका टिटनेस। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी कैंसर। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे जितना ज़्यादा बच सके, क्योंकि यहाँ पे खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि कैंसर में एक्चुअली ना ये चीज़ बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर बहुत अच्छे से इलाज हुआ तो ठीक है, और उतना इंसान मोटिवेट होना चाहिए अपने आप में कि वो सरवाइव कर पाए इस सिचुएशन पर बेसिकली जब आपको पता है कि किस चीज़ से आपको कैंसर हो रहा है, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, और वही चीज़ आप करते रहते हैं, क्योंकि आदत छोड़ना बहुत मुश्किल है। इंसान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन आदत बदल पाना बहुत मतलब मुश्किल काम है। जैसे कोई गुटखा खा रहा है तो वो गुटखा ही खाते रहेंगे, उनको कहो चाहे जितना छोड़ दो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी लत में हो गई है वो चीज़ें। तो यहाँ बेसिकली कहा जाए कि जब आपके साथ साथ पूरा घर सर्वाइव करता है, पूरी फैमिली स्ट्रगल करती है इन सब चीज़ों से, तो आपको सोचना चाहिए खाने पीने से पहले। तो अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, इतना मैं कहूँगी। तो 49 तक की क्वेश्चन है, शायद 50 क्वेश्चन नहीं है। मैं उसके अगले जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं ऐड कर दूंगी। सो स्टूडेंट, ये रही आज का सेशन। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आज के सेशन आप सभी को पसंद आए, लाइक से सब्सक्राइब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही लगातार क्लासेस लाती रहूँगी और मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी, ताकि और भी जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए भी मैं क्लासेस लेकर आऊँ, ताकि उनको स्पेशली हेल्प मिले। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।